हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ये आपका जो वीडियो है वो आपका नोवा वीडियो है। नोवा वीडियो में आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधी भी आपके इसमें रहेंगे, जिसमें हम पिछड़े वर्ग से संबंधित विशेष उपबंधों की यहाँ पे क्या करने वाले हैं चर्चा। ये जो हमारी अभी क्लासेस चल रही है, क्लासेस में आप अंकित सर से भूगोल की कल लास्ट क्लास है, भारत का भूगोल विश्व का भूगोल अंकित सर पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। डांगी सर अभी आपको सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में एफएलटी का डिस्कशन कराए 9 से 10 में आपके। अभी आप थोड़ी देर पहले ही सर से क्लास लेके फ्री हुए होंगे, जिसमें आपने हमारी जो एफएलटी चल रही है उसका डिस्कशन देखा है। यहाँ मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ आपका राज्य व्यवस्था लगभग 3 क्लासेस के अंदर में पूर्णतः समाप्त कर दूंगा। तो ये हमारी क्लासेस चल रही है, इसको आप डेली देखते रहिए। साथ ही साथ में ये जो आपकी वैकेंसी आई है इसके लिए हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स प्लस आपके लिए कोर्स, जिसमें आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ आपको अंदर मिलेगी। पीडीएफ इसके तहत आपको दी जाएगी, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पहुंचाए जाएंगे। तो ये सब आपको प्राप्त होंगे 5,555 रुपए में सब कुछ आपको। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो 1999 रुपए में प्राप्त होंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका डिस्कशन आपने अभी देखा है। लगभग 4,000 प्लस लोग इसमें आपके जुड़े हुए और डेली लगभग संख्या प्लस हो ही रही है, तो लगभग 5,000 तक ये पहुंच जाएगी। तो 100 सब्जेक्टिव इसमें टेस्ट होंगे, टोटल 125 टेस्ट इसमें आपके होने हैं। सबसे सस्ती आपको 599 रुपए में 125 टेस्ट की एफएलटी मिल जाएगी। तो जो लोग को ज्वाइन करना है वो प्ले स्टोर से एग्जाम गुरु जी ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। अब हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास का टाइम में 1-2 दिन में आपका जल्दी से जल्दी शीघ्र परिवर्तित कर लूंगा। कुछ मेरी भी समस्याएं उसे मैं को जल्दी दूर करता हूं, उसके बाद में अपनी क्लास का टाइम आपका बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरण से संबंधित है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए संविधान का कौन सा भाग आपका न्यायाधिकरण या अधिकरण या ट्रिब्यूनल से संबंधित है। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। पीएससी ने एक बार प्री में मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग आपका ट्रिब्यूनल से संबंधित आपकी बात करता है, तो कौन से भाग में आपके ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है। सभी लोग इसका आंसर बताइए। ट्रिब्यूनल से संबंधित कौन सा संविधान का भाग है। अगर आप यहाँ पे संविधान के ट्रिब्यूनल से संबंधित भाग देखोगे कि कौन सा भाग ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जब आप संविधान का भाग 14 पढ़ते हो, भाग 14 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं देके रखी है और अखिल भारतीय सेवाओं का जो वर्णन है वहां किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 308 से प्रारंभ होता है, 323 पे खत्म हो जाता है, लेकिन 14 में नहीं है। हमने एक संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने संविधान का एक नया भाग जोड़ा। उस भाग का नाम था आपका क्या, भाग 14 का। और संविधान का एक नया अनुच्छेद जोड़ा, उस अनुच्छेद का नाम था आपका क्या, 323 का। क्या प्रावधान किया हमने इसके तहत, तो इसके तहत हमने जो प्रावधान किया वो किसका किया, आपके अधिकरण या न्यायाधिकरण का। जो आपके लोक सेवक होते हैं, लोक सेवकों के संबंधित कोई सा भी जो विवाद होता है, उस विवाद का जो निपटारा करता है वहां कौन करता है आपका, तो ये अधिकरण या न्यायाधिकरण ही करता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर अधिकरण या न्यायाधिकरण लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो भाग 14A है वो आपके किससे संबंधित है, ट्रिब्यूनल से। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा सेशन है आज आपका। संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, तो जल्दी कमेंट करके बताइए संविधान के कौन से भाग में जो पिछड़े वर्ग होंगे आपके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक नया वर्ग और अब हमने सम्मिलित कर दिया जिसका नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके संबंध में प्रावधान संविधान के कौन से भाग में, 14, 15, 16 या 17। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्गों के संबंध में आपके विशेष उपबंध किए गए हैं। अब आप यहाँ पे पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, हम संविधान के भागों को देखते हैं। संविधान का भाग 14 क्या कहता है, संविधान का भाग 15 में क्या लिखा हुआ है, संविधान के भाग 15 के बाद भाग 16 में देखते हैं क्या लिखा है। संविधान के भाग 14 में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, केंद्र एवं राज्यों के अधीन क्या देके रखी आपकी यहाँ पे, तो केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है जो आपका भाग 15 है। भाग 15 में आपके चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्णन देकर आपका चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग।
और जो आपका भाग 16 होगा उस भाग 16 में किसका वर्णन है, तो भाग 16 में वर्णन है आपके अन्य वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 16 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भाग 17 पे हम कल चर्चा करेंगे, जिसका आपका विषय होगा वो होगा आपका क्या, राजभाषा। लेकिन यहाँ पे हमने भाग 16 पूछा था, तो भाग 16 जिन लोगों ने आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पिछड़े वर्गों के संबंध में जो उपबंध दिए गए वो दिए गए आपके कौन से भाग में, तो उस भाग का नाम होगा आपका क्या, भाग 16। संविधान का भाग 14 है, संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया, तो जल्दी कमेंट करके अभी, क्योंकि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि संविधान का जो भाग 14 है वहां कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है, कौन सा संविधान संशोधन आपके इसके लिए किया गया। आप सभी को इसका आंसर जल्दी कमेंट करके बताना है कि 14 किस संविधान संशोधन से जुड़ा है। उस संविधान को हम लघु संविधान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी संविधान को हम लघु संविधान भी कहते हैं। अब जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि संविधान का जो आपका भाग 14A है वहां किससे आपका जुड़ा है, कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए हमने संविधान में किया है। सिंपल से आपका आंसर होगा, आपको लघु संविधान जब आ जाए समझ में तो आप हमेशा आंसर लगाइएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ। उस 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने संविधान के भाग 14 को क्या करा, आपका जोड़ा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जो लोकसभा में आपका आरक्षण प्रदान किया गया है। पिछड़ा वर्ग का मतलब मैं आगे बताऊंगा कि पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्लास में बने रहिए। पिछड़ा वर्ग का मतलब भी बता देंगे कि पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है, संविधान में क्या लिखा है पिछड़े वर्ग की परिभाषा के लिए। अब मैंने यहाँ पे पूछा है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। जब संविधान का अनुच्छेद आप 330 पढ़ते हो तो संविधान के अनुच्छेद 330 में आपका यहाँ पे किसमें आपके, एक तो आपका लोकसभा, और लोकसभा में आपके किसको, अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST, दोनों को क्या प्रदान किया गया आपका, यहाँ पे प्रदान किया गया आपका क्या, आरक्षण। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 330 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिला है, तो उस आर्टिकल का नाम अब आपको पता चल चुका है कि किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को यहाँ पे आपका आरक्षण मिला है। तो वो जो आपका आर्टिकल होगा उस आर्टिकल का नाम है आपका कौन सा आर्टिकल, तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 330। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसका आंसर बताना है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करें कि निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में किए गए हैं। आपको आंसर इसका बताना है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में हमने निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया है। अगर आप यहाँ पे निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों को देखोगे कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है, सॉरी अनुच्छेद नहीं भाग में, तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि अभी आपको इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही पता चल चुका था। इसका जो भाग होगा वो होगा आपका क्या, भाग 15। भाग 15 में हमने निर्वाचन आयोग का वर्णन किया है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 15 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्य आपके लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो आप अनुच्छेद 331 पढ़ते हो तो संविधान के अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को हम किसमें मनोनीत करते हैं, तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को किसमें मनोनीत किया जाता है आपका, तो यहाँ पे किया जाता है आपका किसमें, लोकसभा में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 331 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 331 के तहत आपके 2 आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है।
तो संविधान के जिस अनुच्छेद में आपके निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया उस अनुच्छेद का नाम है आपका क्या, अनुच्छेद 324 कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये किस किस के चुनाव कराता है, तो ध्यान रखिएगा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है यहाँ आपके लोकसभा का चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लोकसभा के साथ ही ध्यान रखिएगा राज्यसभा का भी आपका जो चुनाव कराएगा वहां यही कराता आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव इसी के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति के बाद जो आपके उपराष्ट्रपति उसका निर्वाचन भी आपका यही कराता है लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और आपका क्या जो विधान परिषद होती है उन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा जो पंचायत होती है, पंचायत के साथ आपके जो शहरी स्थानीय स्वशासन होते हैं इनका जो चुनाव कराता है वो कराता आपका राज्य निर्वाचन आयोग, अर्थात केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनका चुनाव नहीं कराता है। तो आर्टिकल 324 में आपके निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 324 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 आपको दिख रहा है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको अभी समझा देता हूं ताकि आपके आगे क्वेश्चन इसमें किसी भी प्रकार गलत ना करो। तो आपका मैंने पूछा किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग का यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन देखोगे कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है तो संविधान का अनुच्छेद 338 पढ़िए, संविधान का अनुच्छेद 338 का पढ़िए और संविधान का अनुच्छेद 338 खा पढ़िए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बात हमारी यहाँ पे वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 338 में आपका अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वर्णन देके रखा है वो देके रखा है आपका किसका, अनुसूचित जाति आयोग। अब मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा, भले इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है लेकिन इसको अभी साथ में बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आप आगे भी आंसर सही दीजिएगा इसको अभी समझ के। 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्णन है अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग का जो वर्णन देके रखा है वहां आपके आर्टिकल 338 का में 338 खा अभी हमने नया जोड़ा है 102वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे आपके ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया, आपका वर्णन किया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो वर्णन है वहां किस अनुच्छेद में है, तो उसका नाम है आपका क्या, अनुच्छेद 338 खा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहला संविधान जब बना था तब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों का वर्णन अनुच्छेद 338 में था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यहां से हमने अनुसूचित जनजाति आयोग को हटा दिया और संविधान में एक अलग अनुच्छेद के अंदर उसे रख दिया और उस अनुच्छेद का नाम था आपका क्या, अनुच्छेद 338 का। और ये हमने 102वें संविधान संशोधन से हमने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया है। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है, तो सिंपल सा आप देखिएगा अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन भी अनुच्छेद 338 में ही है, अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन भी 338 में है। और अब की बार करंट का क्वेश्चन भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 खा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान में दो संशोधन अभी आपके जो 102वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया है, दो अनुच्छेद में यहाँ पे परिवर्तन आया है। एक अनुच्छेद 338 खा जुड़ा है और आगे एक और अनुच्छेद बताऊंगा कि कौन सा अनुच्छेद जुड़ा है। तो दो अनुच्छेद आपके यहाँ पर जुड़े और दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा, एक अनुच्छेद 338 खा होगा और एक आगे अनुच्छेद डिस्कस करने वाला हूं उसको याद रखना जो कि ओबीसी से संबंधित है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर 338 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें याद रखना, अब आगे डबल से नहीं समझाऊंगा, इससे संबंधित कम से कम 3 क्वेश्चन और आगे आने वाले हैं, लेकिन आपको डाउट ना रहा इसलिए मैंने पहले यहाँ पे समझा दिया आपकी सभी की सभी चीजें। और अब आप अभी एक बार देख लीजिए, आगे जब आप आंसर दो तो सभी के आंसर वहां पे सही आने चाहिए। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई है, तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। हाँ, आर्टिकल 340 का भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। 338, 339 और 340 में क्या अंतर है
थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए। मैं 38, 39, 40 सबका आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि 38 में क्या लिखा, 39 में क्या लिखा और 40 में क्या लिखा है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई है, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई आपके 25 जनवरी 1950 को। इसलिए जिन लोगों का आंसर 25 जनवरी 1950 है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसीलिए हम 25 जनवरी 1900 या 25 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इसी दिन हम एक दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम है आपका क्या, मतदाता दिवस। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 25 जनवरी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संविधान के किस तारीख को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, तो 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को आरक्षण प्रदान किया गया है। मैंने यहाँ पे आपको विधानसभा पूछा है और लोकसभा में आपको अभी बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों को समझा देता हूं कि लोकसभा में किस अनुच्छेद में देख के रखा है आरक्षण, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इधर हमने यहाँ पे देख के रखा आपका किसमें, विधानसभा का। अब अगर आप यहाँ पे आर्टिकल देखोगे तो अनुच्छेद जो 330 है उसमें आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। यहाँ पे अनुसूचित जाति का भी आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण है। अगर आप विधानसभा देखोगे तो आर्टिकल, जब आप आर्टिकल 332 पढ़ते हो तो राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है। यह अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण लोकसभा के अंदर था, यह अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण राज्यसभा के अंदर है। और आप मध्य प्रदेश में देखते हो 35 सीटें आपकी अनुसूचित जाति की आरक्षित है और आपकी 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित है। लोकसभा में एमपी 4 अनुसूचित जाति को दिया है और 6 सीट आपकी अनुसूचित जनजाति को दिया है। आगे भी बताऊंगा कि पूरे भारत में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्योंकि आपको पीएससी का 2018-17 का प्री का क्वेश्चन याद होगा, उसने पूछा था कि मध्य भारत के अंदर संपूर्ण भारत में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हमने आरक्षित करके रखी है। तो आगे हम उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखिएगा हम विधानसभा में जो आरक्षण प्रदान किया वो आर्टिकल 332 के तहत प्रदान किया और लोकसभा में जो आरक्षण प्रदान किया वो आर्टिकल 331 के तहत प्रदान किया। लेकिन मैंने आपसे विधानसभा का पूछा था, जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 332 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कुल कितने सदस्यीय संस्था है, जल्दी कमेंट करके बताइए। आपसे मैंने पूछा है जो वर्तमान में हमारा निर्वाचन आयोग है वहां कितने सदस्यीय संस्था है, 2, 3, 4 और 5। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कि वर्तमान में जो हमारा निर्वाचन आयोग है वहां कितने सदस्यीय आपकी संस्था है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप वर्तमान में निर्वाचन आयोग देखोगे तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है वहां 3 सदस्यीय संस्था है। 3 सदस्यीय मतलब 2 तो यहाँ पे आपके क्या है, तो 2 यहाँ पे आपके सदस्य हैं और एक यहाँ पे क्या आपका, तो एक यहाँ पे जो है वो है आपका क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन है आपका 1 है आपका और 2 कहते हैं आपके, तो यहाँ पे 2 अन्य सदस्य है। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय संस्था है, तो आपके 3 सदस्यीय संस्था है। जिन लोगों ने इसका आंसर 3 सदस्यीय संस्था लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधान किए गए। अब आपका यहाँ पे समझाता हूँ सारी की सारी बातें, सब कुछ अभी साथ में समझाता हूँ, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा उसके लिए। अब सुनिएगा मेरी बातें, आपका एक अच्छा डाउट क्लियर करता हूं। पहले आप इसका आंसर दीजिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। आगे अब क्वेश्चन आए तो आपको आंसर सही देना है। समझिए आर्टिकल, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 340। अब आप यहां पे देखिएगा कि क्या वर्णन है आपका इसमें। सबसे पहले अगर आप अनुच्छेद 338 में देखोगे कि अनुच्छेद 338 में क्या लिखा है, तो यहां पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एसटी आयोग का वर्णन है, एसटी आयोग का वर्णन है, यहां पर आपके एसटी आयोग का वर्णन है इसी आर्टिकल में, और यहीं पे आपके ओबीसी आयोग का वर्णन है। तीनों का यहीं पे वर्णन है।
इसका वर्णन है आपका 338 में ही देके रखा है एससी का, इसका वर्णन 338 का में देके रखा है, और इसका हमने अभी नवीन जोड़ा है 338 खा में। ये बात तो आप अभी मेरे से देख ही चुके हो। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर अनुच्छेद 339 और 340 में भी पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। यहां पर ये लिखा हुआ ये बनाना कंपलसरी है, ये परमानेंट वाला आपका आयोग है और ये परमानेंट बना रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, और ये समय समय पर बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा अनुच्छेद 339 में क्या लिखा, अनुच्छेद 339 में लिखा है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या कल्याण से संबंधित एक रिपोर्ट मंगाने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। उस आयोग का नाम होगा आपका क्या, अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग। इससे अलग होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुछ समय के लिए बनेगा। और संविधान में सबसे पहला 1960 में गठित हुआ था, किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था, आपके किसमें, यूएन ढेवर की अध्यक्षता में। एक और आपका बना है आपका लगभग 2002 में, ये बना आपका दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, मतलब ये बना और समाप्त हो गया। क्या काम था इस आयोग का, इस आयोग को रिपोर्ट देनी थी कि अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण कितना हुआ है और किस प्रकार का हमें आगे काम करना चाहिए उसके लिए। और सेम टू सेम यही पे बात लिखी थी कि राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। और सबसे पहला आयोग हमने 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित कर दिया, और एक आयोग हमने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित कर दिया। तो ये जो दोनों आयोग है ये समय समय पर गठित होंगे और गठित होने के बाद आपके समाप्त भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपके आयोग है इसको अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों की हमेशा रक्षा करनी है। तो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा तो उसकी जांच करने के लिए ये आपके आयोग परमानेंट बने रहेंगे, ये आपके समय समय पर गठित होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 बार गठित भी हो चुका है, 1960 में यूएन ढेवर की अध्यक्षता में और 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। और यहाँ पे ओबीसी के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में और 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आपका गठित हो चुका है। मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 338, 39 और 40 में क्या अंतर है। 39 और 40 वाले समय समय पर गठित होकर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये आपके पूरे परमानेंट बने रहेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैंने पूछा संविधान के कौन से अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधान है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे इस अनुच्छेद की बात करूं, संविधान में जब हमने 102वां संविधान संशोधन किया, कौन सा आपका 102वां संविधान संशोधन, तो संविधान के 2 आर्टिकल में इससे परिवर्तन आया है। एक तो आर्टिकल 338 खा जुड़ा है, और ध्यान रखिएगा एक और नया आर्टिकल हमने यहाँ पे जोड़ा है, वो जोड़ा आपका 342 का। संविधान में पहले आर्टिकल सिर्फ 342 ही था, 342 का नहीं लिखा था, 342 का भी हमने जोड़ दिया। 342 का में क्या लिखा, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात ऐसे लोग जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें आपका क्या घोषित कर सकता है, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित कर सकता है। तो 338 का और अनुच्छेद 342 का ये 2 संविधान के अनुच्छेद जुड़े आपके 102वें संविधान संशोधन से, और दोनों आपका करंट का मुद्दा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 338 और 342 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 339 तो और 40 तो मैंने ऑप्शन में आपका यहाँ पे देकर ही नहीं रखा, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब की बार का ये संशोधन आपको याद रखना है कि क्या संशोधन आपका यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो बार बार डिस्कस मत करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। विविध का क्वेश्चन है, आपने विविध पढ़ा भी है, अंकित सर ने आपकी विविध की क्लास अच्छे से ली है, वापस आपकी विविध की क्लास शायद स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे।
यहाँ पे आपसे हमने प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपके कौन थे, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। कौन आपके? सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सुकुमार सेन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित प्रथम आयोग का गठन राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में किया था? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, अनुच्छेद 339 अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, और उस आयोग का सबसे पहले गठन का मैं अभी नाम बताया था। आप सभी कमेंट करके आंसर बता दीजिए किसकी अध्यक्षता में किया था हमने, सबको आपको पता होगा। चलिए, सबका आंसर मुझे सही मिला है, मतलब आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, UN ढेबर किसकी अध्यक्षता में? आपके UN ढेबर की अध्यक्षता में 1960 में बना था। और एक और आपका आयोग यहाँ पे बन चुका है, वो आपका कब बना था? 2002 में। ध्यान रखिएगा, एक और आयोग कब बना था आपका? 2002 में। किसकी अध्यक्षता में? तो ये बना था आपका दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्रथम आयोग UN ढेबर की अध्यक्षता में लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 15, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 15, एकमात्र ऐसी महिला का नाम बताइए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, एकमात्र ऐसी महिला का नाम बताइए जो मुख्य नहीं, शायद निर्वाचन आयुक्त बनी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रही होगी। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन है आपकी, तो उनका नाम बता दीजिए। सिंपल सा आंसर होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगी वो होगी आपकी क्या? BS रमा देवी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर BS रमा देवी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आंसर होगा, इंदु मल्होत्रा मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अभी हाल ही में जो जजों का कोरम है 33 न्यायाधीश, उसमें भी आपकी इंदु मल्होत्रा यहाँ पे शामिल है। नरगिस दत्त राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम महिला थी, आपकी राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री थी। यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा आपकी क्या? रमा देवी। इसलिए जिन लोगों ने आंसर रमा देवी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करता है? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप आर्टिकल 331 और आप आर्टिकल 333 दोनों साथ में पढ़िए तो अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ पे कौन करता है आपका? तो यहाँ पे मनोनीत करेगा आपका कौन? राष्ट्रपति। कितने आंग्ल भारतीयों को? 2 आंग्ल भारतीयों को। किसमें मनोनीत करता है? तो ये मनोनीत करता है आपका किसमें? लोकसभा में। और यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, कौन मनोनीत करता है? तो यहाँ पे मनोनीत करता है आपका कौन? राज्यपाल। कितने आंग्ल भारतीयों को? 1 आंग्ल भारतीयों को। किसमें? आपके विधानसभा में। जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 333 लगाया है, आर्टिकल 333 जिन लोगों ने आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? D। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बना रहता है? तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारा निर्वाचन आयोग 2+1 सदस्यीय संस्था है, अर्थात यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिए अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, इन दोनों के रिटायरमेंट की आयु अलग अलग है। दोनों में याद रखिएगा, दोनों के रिटायरमेंट की आयु सेम नहीं है। दोनों के रिटायरमेंट की जो आयु देके रखी है वो हमने अलग अलग देके रखी है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बना रहता है? अब अगर आप यहां से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये आपका 65 वर्ष या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए। और अन्य निर्वाचन आयुक्त आपका 62 वर्ष या 6 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु में रिटायर होता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त आपके 62 वर्ष या 6 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पूछा था, जिन लोगों ने 65 वर्ष या 6 वर्ष लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 18वां, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? PSC 2017 का प्री का क्वेश्चन भी था आपका ये, कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आपकी यहाँ पे आरक्षित है? सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। सिंपल सा इसका आंसर होगा, यहाँ पे आप देखिएगा, जो आप लोकसभा देखते हो, हमारी लोकसभा में अनुसूचित जाति यहाँ पे आपकी SC की सीट है और ST की सीट है। SC की सीट 84 है और जो SC की सीट है वो आपकी 47 है। जिन लोगों ने 84 और 47 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अनुसूचित जाति की 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें है। 18 का आंसर होगा आपका D।
क्वेश्चन नंबर 19, किसी संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, मत देने की आयु को किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका कम किया गया था? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत आपके मत देने की जो आयु थी, पहले आपकी 21 वर्ष हुआ करती थी, हमने 21 वर्ष से इसको हटा दिया और अब हमने कितने वर्ष कर दिया? आपके 18 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वो आपका संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन। आगे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 20, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए प्रथम आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? मैं अभी आपको बता चुका हूं, 1953 में हम एक आयोग गठित किए थे, जब मैंने आपको तीनों आयोग वहां पे समझाए थे, अनुच्छेद 338, 339 और 340 में मैंने आपको अंतर बताया था। तब बताया था कि क्या आपको करना है। तो अनुच्छेद 340 के लिए आपके मैंने क्या बोला था? अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, और ऐसा प्रथम आयोग राष्ट्रपति ने 1953 में किसकी अध्यक्षता में बनाया? तो ये हमने बनाया था काका कालेकर की अध्यक्षता में। और एक आयोग आपका कब बना था? ये बना था आपका 1979 में। किसकी अध्यक्षता में? तो ये बना था आपकी किसकी? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर काका कालेकर, क्योंकि पहले आयोग के गठन करने की बात पूछी है, जिन लोगों ने इसका आंसर काका कालेकर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, काका काला नहीं है, काका कालेकर है। कई लोग लिख रहे हैं काका काला है। अरे काका काला नहीं है, काका कालेकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त को सेकंड बीपी मंडल में बता ही चुका हूं 1979। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाते? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के विस्तार से, संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से, प्रमाणित कदाचार के आधार पर। जल्दी कमेंट करके बताइए किस प्रकार हटाया जाता है? ABCD। अब यहाँ पे देखिएगा, संविधान जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो 2+1 सदस्यीय संस्था है, और जो एक है वो है आपका कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो आधार है वो है आपका क्या? साबित कदाचार। मतलब कोई से भी कदाचार का अगर उसके ऊपर आरोप लगा तो उस कदाचार की सबसे पहले क्या होगी? जांच होगी। कैसे हटाते? आर्टिकल 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जैसी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के द्वारा आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। जबकि जो 2 और अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनको आपका राष्ट्रपति हटाता है। किसकी सहमति के बाद? आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सहमति करने के बाद इन 2 को राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान देखा है, इसलिए जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 22, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अब आप बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया है? 93वां, 94वां, 95वां, 96वां? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका इसे बढ़ाया गया। सभी को इसका आंसर बताना है। थोड़ी अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि जो आरक्षण है, शिक्षा वाला आरक्षण, वो कहते हैं 10 वर्ष के लिए दिया गया था। शिक्षा वाला आरक्षण 10 वर्ष के लिए नहीं था। जैसे आप अनुच्छेद 330 पढ़े हो, लोकसभा में आरक्षण, किसमें आरक्षण है आपका? यहाँ पे लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 पढ़े हो, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 332 पढ़े हो आपका, यहाँ पे आप क्या देखे हो? विधानसभा में आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति को। और अनुच्छेद 333 में आपने देखा है कि राज्यपाल
कितने आपके एक आंग्ल भारतीय सदस्य को किसमें मनोनीत करता है, तो एक को मनोनीत करता विधानसभा में। और संविधान का अनुच्छेद 334 पढ़िए और मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे देखिए, कई लोगों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि जो आरक्षण दिया गया वो 10 वर्ष के लिए था, वो आरक्षण नहीं है, शिक्षा वाला। ये जो आप 4 अनुच्छेद का आरक्षण देखते हो, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, विधानमंडल में आपके आंग्ल भारतीय सदस्य का, ये जो आरक्षण था, इस आरक्षण की बात थी कि ये जो आरक्षण होगा 10 साल की अवधि के बाद नहीं रहेगा। लेकिन फिर क्या करा संसद ने, शायद 8वां या 9वां संविधान संशोधन करा, फिर 10 वर्ष बढ़ा दिया, फिर आपका 10 वर्ष बढ़ाती गई और 10 वर्ष बढ़ाते गए। और अभी फिलहाल में जो संविधान में संशोधन लगा हुआ है, वहां लगा आपका 95वां संविधान संशोधन 2010। इसमें क्या लिखा है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण है, वहां 70 साल के बाद नहीं रहेगा। 70 साल बोले तो 2020 संविधान लागू होने के 70 साल के बाद नहीं रहेगा। सबसे पहले 10 साल के लिए लिखा था, फिर एक 10 साल बढ़ा के फिर कर दिया 20 साल के बाद नहीं रहेगा, फिर 10 साल के बढ़ा के 30 साल के नहीं, फिर 10 साल बढ़ा के 40 साल के लिए नहीं। ऐसे करके आपके अभी कितना लिखा है, अभी लिखा मतलब 70 साल के बाद नहीं रहेगा, संविधान लागू होने के मतलब 2020 के बाद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर इसको आपका एक नया संविधान संशोधन करेंगे, फिर हम इसे 10 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे, फिर हम 80 साल लिख देंगे, फिर 80 साल के बाद एक संविधान संशोधन करके इसे बढ़ाते जाएंगे। अब आरक्षण का मुद्दा समाप्त होने वाला मुद्दा नहीं है। आरक्षण पर बहस में यहाँ पे करना भी नहीं चाहता हूं आपसे, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आरक्षण से। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो आपका आरक्षण है वो 2020 तक के लिए अभी बढ़ा हुआ है, 95वें संविधान संशोधन से आपका ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिक्षा वाला आरक्षण नहीं है, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और आंग्ल भारतीय सदस्यों का, ये 3 अनुच्छेद के तहत जो आप आरक्षण पढ़ते हो, ये वाला आरक्षण आपका वो है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात आपकी क्या होगी। तो अनुच्छेद, अगले हम आर्टिकल की बात करें तो इसका आंसर 95वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी को इसका आंसर पता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पीएससी की तैयारी कर रहा हो और इसे इस बात का आंसर नहीं पता हो कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आपकी यहाँ पर नियुक्ति होती है, नियुक्ति नहीं होती ना, नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है आपका, वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। अब इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, कि इसका आंसर आपका क्या होगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि चुनाव आयोग का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो विवेक जी क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो क्लास के अंदर? अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, चुनाव की वैधता का जो अधिकांशता निपटारा करता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर चुनाव की वैधता का निपटारा करना लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है आपका, चुनाव की वैधता का निपटारा ये नहीं करता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से भी आपका यही कराता। तो जिन लोगों ने आंसर सी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लिया जाता है? अब आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है आपके, संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है?
दोस्तों आप आर्टिकल 103 पढ़े हो, अनुच्छेद 103 में स्पष्ट ये बात लिखी है, अगर कोई सांसद का सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रसित हो जाए, किससे ग्रसित हो जाए, आपके अयोग्यता से ग्रसित हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति, कौन आपका भारत का जो राष्ट्रपति है वहां किससे सलाह करके, तो भारत का राष्ट्रपति किससे सलाह करके आपके, तो निर्वाचन आयोग से सलाह करके उसकी सीट को क्या कराता है, खाली कराता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर जो विनिश्चय किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इस पर किसकी सलाह लेता है, तो ध्यान रखिएगा सलाह यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से लेता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वह उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन 26 अब आपके स्क्रीन पर है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। अभी आपको मैं बता चुका हूं कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वहां कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है कितने अवधि, सिंपल सा इसका आंसर है, अभी मैं आपको बता चुका था, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वहां 65 वर्ष या 6 वर्ष में रिटायर होता है, और जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वहां 62 वर्ष या 6 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। जिन लोगों ने 62 वर्ष लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहला प्रयोग किस सन में किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा भी गया, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कौन से सन में हुआ। 1987, 1988, 1989 या 1990। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। सिंपल सा आंसर है 1989 में पहली बार आपके जब चुनाव हुए उसमें आपके इस मत का प्रयोग किया गया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1989 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है। मत देने का अधिकार कैसा है, संवैधानिक, मौलिक, प्राकृतिक या वैधानिक। जल्दी कमेंट करके बताइए, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। सिंपल सी बात है आपकी, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो संविधान में नहीं लिखा है मत देने का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा ये जो वैधानिक अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, आपका वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये बात स्पष्ट बोली है 2006 में कि मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। मत देने का जो अधिकार है वो आपका कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार। तो जिन लोगों ने इसका आंसर वैधानिक, कानूनी या विधिक अधिकार लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निर्वाचन आयुक्त को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जल्दी बताइए, निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्वाचन आयुक्त की शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों की शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि इनकी शपथ क्या होगी, शपथ का प्रारूप क्या होगा, कौन शपथ दिलाएगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सबकी शपथ आप सुनी होगी, कभी आपने निर्वाचन आयुक्त की शपथ नहीं सुनी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को कभी शपथ दिलाई नहीं जाती है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब राष्ट्रपति मत लगाइएगा, निर्वाचन आयुक्तों को शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो अगला आर्टिकल, हम अगले आर्टिकल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी जनजातीय क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये क्वेश्चन कई बार हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र को अगर हम अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करेंगे तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति यहाँ पर किसके पास है। सिंपल सा इसका आंसर होगा राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकेगा, अनुसूचित जाति घोषित कर सकेगा। राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकेगा और राज्यपाल से परामर्श करके अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी।
तो ये क्लास थी, मुझे आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। 24 लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सभी इसे लाइक कर दीजिए क्लास को। और यहाँ पे हम हमारा कल जो बात करेंगे, जो हमारी कल की क्लास होगी वो आपकी राजभाषा से संबंधित होगी। और यहाँ पे हम आपातकाल की चर्चा करेंगे कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों की चर्चा की गई है। कल हमारी 10वीं क्लास होगी, 2 क्लास इसके बाद और हो पाएगी। 3 क्लास में हम संविधान पूर्णतः समाप्त कर लेंगे। फिर हम या तो एक्ट पे चर्चा करेंगे या इन्वायरमेंट पे चर्चा करेंगे। इसलिए कल आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। ये आप हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप देखिएगा। अभी आपने क्वेश्चन का डिस्कशन सर से सुना भी है। 100 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 125 टोटल आपको टेस्ट मिलने वाले। इतने सारे टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। आपको 599 रुपए में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप पे आपको मिल जाएगी। हमारा कोर्स भी चल रहा है जिसमें आपको वीडियो कोर्स, पीडीएफ नोट्स और प्रिंटेड नोट्स सब उपलब्ध कराएंगे 555 रुपए में। हम आपको प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं 1999 रुपए में। जिन लोगों को आवश्यकता है आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। पुरानी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। राहुल राजपूत जी, विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? विधान परिषद के चुनाव की जो वर्णन दिया है वो अनुच्छेद 171 में देके रखा है। विधान परिषद का चुनाव आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें विधानसभा के सदस्य, स्थानीय स्वशासन के सदस्य, साथ ही साथ में आपके विद्यार्थी जो आपके माध्यमिक शिक्षा से जो 3 वर्ष के डिप्लोमाधारी हो, शिक्षक जो आपके माध्यमिक कक्षाओं से ऊपर पढ़ा रहे हो, और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार उसका निर्वाचन होता है। अगली क्लासेस कल लगेगी। चलिए क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।